एक गांव में खूबसूरत लड़कियां बहुत ही ज्यादा किडनैप हो रही थी, गायब हो जाया करती थी। लेकिन पूरा गांव दहशत में था कि आखिर लड़कियां कहाँ गायब हो जाती हैं, वो चली कहाँ जाती हैं। और इस बात से वो गांव इतना परेशान था कि घर से निकलना भी उनका मुश्किल हो गया था। वो डर की वजह से शाम से ही बाहर नहीं निकलते थे, घर में ही कैद हो जाया करते थे। और ये शिकायत वो बार बार पुलिस के लिए कंप्लेन दे रहे थे, एप्लीकेशन दे रहे थे, लेकिन पुलिस इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर उसी शहर में, उसी गांव के एक शहर था पास में, उसमें नए नए एसपी साहब का ट्रांसफर हुआ था, जिनका नाम था मोहित। उनका जब नया ट्रांसफर हुआ था, अब ये बात उन तक पहुंचती है तो वो विचार बनाते हैं। उसके बाद में दोस्तों आखिर क्या करते हैं वो एसपी साहब, और लड़कियों को कैसे छुड़ा करके लाए थे, कैसे उन्होंने उन लड़कियों के राज का पर्दाफाश किया था। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन थे एसपी साहब और उन्होंने क्या किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरी इस नई कहानी में बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। दरअसल दोस्तों ये कहानी कहीं दूर की नहीं है, बल्कि हमारे ही उत्तर प्रदेश की है, गाजियाबाद की। गाजियाबाद में एक गांव पड़ता है, बिल्कुल देहाती लोकल एरिया में वो गांव लगता है। और उस गांव में जैसे दोस्तों उनका एक मजूरी का काम था, वो रोजाना मजूरी करते थे, रोजाना का अपने घर में खाना चूल्हा जलाते थे और खाना बनवाते थे। तो ऐसे ही उन लोगों के जीवन की दिनचर्या चल रही थी और बड़े हंसी खुशी के साथ वो रह रहे थे। और ना मानो उस गांव में किसकी नजर लग गई थी, और उस गांव से लोग जो थे दिन में फेरी मारने के लिए आते थे किसी न किसी बहाने से, और लड़कियों पर नजर डालकर चले जाते थे। कुछ गुंडे मवाली टाइप के जो व्यक्ति थे, जो गैंग रेपियों का गैंग था, वो लोग इसी बहाने से आते थे और जिस घर में उनकी नजर पड़ जाती थी, जिस घर में खूबसूरत लड़कियां होती थी, उन्हें वो रात में गायब करके ले जाया करते थे, उन्हें किडनैप कर लिया करते थे और उनसे देह व्यापार कराया करते थे, उन्हें इधर उधर शहर में बेच दिया करते थे कोठे पर। फिर ऐसे ही काफी दिनों तक ये चलता रहा और पूरा गांव दहशत में बैठ गया कि आखिर हमारे गांव में हो क्या रहा है, कि लड़कियां गायब कहाँ हो जाती हैं और लड़कियों को आसमान खा जाता है या जमीन निगल जाती है। आखिर लड़कियां हमारे गांव से गायब कैसे हो रही हैं, और रात में जो सोती है घर में और सोते समय से ही गायब हो जाती है और हमें कुछ भी भनक नहीं लगती है, ना ही हमें उसके बारे में कोई पता चलता है। अब इस बात से दोस्तों पूरा गांव सहम गया था और पूरा गांव दहशत में था। पूरे गांव में इस बात की सनसनी फैल गई थी और बार बार उस गांव के व्यक्ति, जिन माँ बाप की बेटियों को किडनैप किया जाया करता था, वो लोग जब पुलिस के लिए एप्लीकेशन दिया करते थे तो पुलिस जब उस गांव में छानबीन करने के लिए आती तो उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता था और ना ही उन्हें कोई ऐसा सबूत मिलता था जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट कर सकें या फिर उनकी छानबीन कर सकें। लेकिन जब बार बार पुलिस के पास ये लोकल थाने में शिकायतें जा रही थी तो पुलिस वाले भी हैरान थे, परेशान थे कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे हम इस गांव में लड़कियों को गायब हो रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं, उन्हें रोक सकें। फिर जिस दिन पुलिस उस गांव में रात के लिए पहरा दिया करती थी, रात में वहां पर चौकन्ने होकर खड़ा हो जाया करती इधर उधर चौराहे पर, तब उस समय उस रात उस गांव में कुछ भी नहीं ऐसा होया करता था, ना ही लड़कियां गायब होया करती थी और ना ही किडनैप हुआ करती थी। और जब भी पुलिस का वहां पहरा खत्म हो जाया करता था तो उसी दिन लड़कियां गायब हो जाया करती थी। अब इस बात से पुलिस वाले, जो थाने का सारा स्टाफ था, वो बहुत परेशान था कि आखिर उस गांव में कौन है, गांव का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है या फिर कोई बाहर का व्यक्ति इन्वॉल्व है। आखिर गैंग रोपियों के लिए पता कैसे चल जाता है कि लड़कियां जिस रात हम वहां पर पहरा देते हैं उस रात लड़कियां गायब नहीं होती हैं, और जिस रात हम उस गांव में नहीं जाते हैं उस रात इस घटना को अंजाम दिया जाता है। आखिर बात क्या है, चक्कर क्या है। अब गांव वाले भी इधर हैरान थे, परेशान थे। अब इधर जो पुलिस थाना की, इधर जो थाने की पुलिस थी वो भी परेशान थी, उन्हें भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। फिर एक उस गांव में एक बड़ा ही गरीब व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम होता है रामचंद्र। रामचंद्र की 3 बेटियां थी और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि रामचंद्र के पास कोई भी एक बेटा नहीं था, उनके केवल 3 ही बेटियां थीं और वह अपनी बेटियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बड़े हंसी खुशी के साथ रह रहे थे। लेकिन डर उन्हें भी था क्योंकि उनकी भी 3 बेटियां बहुत खूबसूरत और जवान थीं। फिर एक दिन फेरी वाले लोग, वही गैंग रेपियों में से व्यक्ति आए और फेरी मार कर गए थे। वो लोग बहाना करके आते थे, कभी सब्जी बेचने तो कभी भीख मांगने, और वो नजर डाल लिया करते थे। तो एक दिन रामचंद्र की लड़कियों पे भी ऐसे व्यक्तियों की नजर पड़ गई और वो व्यक्ति रात में प्लान बना करके आते हैं और एक लड़की के लिए अपने कंधे पे डालकर, रात के समय लगभग 2 बज रहे थे उस समय, उसे किडनैप कर उठाकर ले जाते हैं। अब
जैसे ही रामचंद्र को सुबह आंख खुलती है तो ये बात पता चलती है कि उनकी बेटी भी गायब हो चुकी है, किडनैप हो चुकी है। तो उसके मानो कि सर से आसमान हट गया और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब इस बात से रामचंद्र बहुत ही ज्यादा परेशान था, फूट फूट कर रो रहा था। फिर वह अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ सीधा थाना छोड़कर एसपी दफ्तर में जाता है। वहां अपनी एप्लीकेशन देता है और कहता है कि साहब, हमारी जो गांव की पुलिस थाना है उसमें कोई भी आज तक रिपोर्ट जब हम देते हैं और गांव के हमारे व्यक्ति देते हैं तो कोई हमें सबूत नहीं मिलता है, ना ही कोई हमें जवाब देता है। पुलिस हमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं दे रही है कि आखिर गांव में हो क्या रहा है, लड़कियां गायब कैसे हो रही हैं। फिर एसपी साहब रामचंद्र की पूरी बात सुनते हैं तो रामचंद्र बताता है कि साहब, आज रात मेरी बेटी गायब हो गई है और उसे ना जाने कौन उठा कर ले गया है। और हमारे गांव में और भी बहुत सारी लड़कियां जो गायब हो चुकी हैं, लगभग लड़कियों की संख्या 20-25 हो चुकी है। इतनी लड़कियां हमारे गांव से गायब हो चुकी हैं और आज तक लोकल थाने की पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया है। फिर एसपी साहब उनकी एप्लीकेशन लेते हैं और रामचंद्र एसपी साहब के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है और कहता है कि साहब, मेरे पास कोई भी लड़का नहीं है, केवल मेरी 3 बेटियां हैं और मैं अपनी तीनों बेटियों के लिए लड़के के ही समान रखता हूं, इनमें कोई भेदभाव नहीं करता हूं और मैं अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता हूं। अगर मेरी बेटी मुझे वापस नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब एसपी साहब जब रामचंद्र की ये बातें सुनते हैं तो वो भी अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं कि आखिर लोकल थाने की पुलिस रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं दे रही है, आखिर बात क्या है, चक्कर क्या है। फिर एसपी साहब जो होते हैं रामचंद्र के लिए दिलासा दे देते हैं, चल कोई बात नहीं है भाई साहब, आप अपने घर जाइए, हम आपकी बेटी को जरूर आपके हाथ में ला करके देंगे और बिल्कुल सेफ आपकी लड़की को ला कर देंगे। कहीं भी हो, चाहे वो किसी भी कोने में हो, हम उसे ढूंढकर जरूर लाएंगे अगर आपकी बेटी सही सलामत है तो। फिर रामचंद्र को एसपी साहब हौसला दे देते हैं और उसके बाद में रामचंद्र अपने घर वापस चला जाता है। अब एसपी साहब जो थे, जिनका नाम मोहित था, वो इतने अपने ड्यूटी करने में सख्त थे, इतने जाबाज एक पुलिस ऑफिसर थे कि उनकी कोई बात ही नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा इंसानियत का काम करते थे, हमेशा हमेशा अपनी नेकी पर ही चलते थे। फिर एसपी साहब जो होते हैं अपनी गाड़ी उठाते हैं और अपने ड्राइवर को साथ लेकर सीधा वही के जो गांव का पास में लोकल थाना था उसी में जाकर अपनी गाड़ी रोकते हैं और वहां के एसओ से और दरोगाओं से बात करते हैं। तब उनसे कहते हैं, बहुत कड़ी से कड़ी सख्त एक्शन ले लेते हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए उन्हें आदेश देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें आज तक इस गांव में इतनी लड़कियां गायब हो चुकी हैं और तुम्हें आज तक कोई क्लू नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि साहब, हम क्या करें, हम भी बहुत असमंजस में हैं कि आखिर उस गांव से लड़कियां गायब कैसे हो जाती हैं और कहाँ चली जाती हैं, कि उस गांव में ना जाने कौन इन्वॉल्व है, गांव का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है या बाहर का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है। हमें आज तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि हम किसके खिलाफ कार्रवाई करें और किसे गिरफ्तार करें। क्योंकि साहब, हम जिस रात उस गांव में पहरा देते हैं उस रात उस गांव में लड़कियां गायब नहीं होती हैं और जिस रात हम उस गांव में पहरा नहीं देते हैं तो उस रात लड़कियां गायब हो जाती हैं। आखिर चक्कर क्या है, हम भी इस बात से सोच सोच के बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। साहब, आप ही कुछ बताइए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। फिर एसपी साहब जो होते हैं वह अपने जो लोकल थाने के स्टाफ था उसे डांट देते हैं और धमकी देते हैं, वार्निंग देते हैं और वहां से चले आते हैं। फिर वो ही प्लान बनाते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि उस गांव में लड़कियां चोरी हो रही हैं, वो किस वजह से हो रही हैं और क्यों चोरी हो रही हैं, आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो सभी गांव वासियों की दुविधा है और जो डर है वो उनके दिल से निकल जाए। क्योंकि पूरा गांव बहुत ही ज्यादा सहमा सहमा रहा करता था। अब एसपी साहब जो होते हैं अपने दफ्तर से घर चले आते हैं, घर बैठकर प्लान बनाते हैं। तो सोचते हैं क्यों ना मैं एक दिन उस गांव में भीख मांगने के बहाने से जाऊं, बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति बन करके जाऊं। अब एसपी साहब एक ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं शहर में और वहां अपना भेष बिल्कुल, फिर वो अपना ऐसा भेष बनवा लेते हैं, मेकअप करवा लेते हैं जैसे कि मानो वो एक बूढ़े व्यक्ति हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो उनसे कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। इस तरीके से वो अपना भेष बना लेते हैं कि मैं अगर उस गांव में गया तो मुझसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अब बिल्कुल वह फटे पुराने वस्त्र पहन लेते हैं और बिल्कुल एक गंदा सा मैला सा थैला पोटली कपड़ों की बांधकर अपने कंधे पर डाल लेते हैं और एक डंडा ले लेते हैं हाथ में, एक छड़ी लेकर हाथ में उसी गांव में चले जाते हैं ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में। अब इधर एसपी साहब जब उस गांव में जाते हैं और एक गंदे कपड़ों की पोटली अपने कंधे पर पड़ी हुई थी और हाथ में उनके छड़ी थी और उसी गांव में रात दिन उसी गांव में घूम रहे थे, चौकन्ने होकर उनकी नजर इधर उधर थी कि आखिर इस गांव में मैं देखता हूँ कि लड़कियां गायब कैसे होती हैं। क्योंकि दोस्तों उस गांव से केवल 2 ही रास्ता थी, एक जो जंगल की ओर जाती थी और उसी से
लोग शॉर्टकट की रास्ता थी तो गांव में आ जाया करते थे, और एक मेन रोड था जिससे गांव में आने की रास्ता थी, सवारियां चलती थी। फिर एसपी साहब जो होते हैं, जो जंगल की तरफ से रोड आता था उसी पर ज्यादातर रहते थे, उसी पर ज्यादा निगरानी रखते थे। रात एसपी साहब जंगल के किनारे बैठे हुए थे और निगरानी रखे हुए थे, चौकन्ने होकर बैठे थे, और उनकी पिस्टल उनके कमर पर बंद रखी हुई थी, कमर पर लगी हुई थी। अब जब एसपी साहब वहां पर चौकन्ने होकर बैठे थे तो उन्होंने देखा कि जंगल की तरफ से कुछ आवाज आ रही है, जैसे कि मानो कोई चल कर आ रहा है। अब भय आहट सुनकर और भी ज्यादा अपने कान खड़े कर लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं कि मैं देखता हूँ, हो सकता है कोई किडनैपर आ जाते हों लड़कियों को उठाने के लिए। अब एसपी साहब जब एक वही रोड पर पड़े हुए थे, जैसे मानो एक बूढ़ा बुजुर्ग पड़ा होता है जिसके लिए कुछ भी नहीं कर पाने की क्षमता होती है, उस तरीके से वो वहां पड़े हुए थे। अब वहां से 4 लोग उस गांव के अंदर एंट्री करते हैं तो एसपी साहब देखते हैं कि हाँ 4 लोग गांव के अंदर जा रहे हैं। अब ये दृश्य जब एसपी साहब ने देखा तो उनके होश खराब हो गए। वो समझ जाते हैं कि लगता है यही किडनैपर हैं और यही लड़कियों के लिए गायब करते हैं, उन्हें उठाकर ले जाते हैं। फिर रात का लगभग 2 बजे का समय था, 2 से 3 बजे के बीच में लड़कियां उस गांव से गायब हो जाया करती थी। फिर 2 बजे का समय था जिस गांव में वह लड़कियों को देख कर जाते थे और एक व्यक्ति के घर में घुस जाते हैं, जिस पर वो दिन में ही नजर डालकर चले गए थे कि इस घर में खूबसूरत लड़की है और इसे हमें आज उठाना है। फिर उस घर में से वो लड़की को उठा करके लाते हैं और अपने कंधे पर डालकर 2 व्यक्ति उसे बेहोश कर ले जा रहे थे। और ये बात जब एसपी साहब देखते हैं, ये दृश्य, खड़े हो जाते हैं और रास्ते में ही उन्हें घेर लेते हैं और अपने पिस्टल निकालते हैं तो उनके सामने लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ही वो लोग हो जो इन लड़कियों को इस गांव से गायब कर रहे हो। अब तुम यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, अगर तुम यहाँ से हिलोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है और मैं तुम्हें शूट भी कर सकता हूँ। रिवॉल्वर की गोली सीधे तुम्हारे सीने में छेद करेगी। अब ये बात वो 4 व्यक्ति किडनैपर सुनते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं और वो उनकी आवाज सुनकर तुरंत समझ जाते हैं कि लगता है ये कोई ऑफिसर है या कोई सीबीआई इंस्पेक्टर है या फिर कोई बड़ा पुलिस वाला है। जब ये उनकी आवाज सुनकर वो 4 गुंडे जो होते हैं थरथरा जाते हैं और एकदम से इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। और एसपी साहब कहते हैं कि भागने की जरूरत मत करना, नहीं मैं गोली चला दूंगा। फिर भी वो भागने की कोशिश करते हैं तो एसपी साहब एक फैर चलाते हैं और उस फैर की आवाज सुनकर के पूरा गांव उठकर बाहर निकल आता है, क्योंकि पूरा गांव तो दहशत में ही दोस्तों पहले से ही रहता था। अब आवाज सुनकर फैर के जब बाहर निकल कर आते हैं तो सोचते हैं कि आखिर गोली किसने चलाई, कहीं किडनैपर तो नहीं आए हैं। अब पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे ही गांव वहां इकट्ठा होता है तब एसपी साहब के पास में सभी लोग जाते हैं। अब वो जो 4 लोग थे जो लड़कियों को कंधे पर डालकर ले जा रहे थे वो सारे खड़े हो जाते हैं और एसपी साहब उन्हें अपनी रिवॉल्वर की नोक पर खड़ा करके उन्हें कर लेते हैं और उसके बाद में वह लड़की को गांव वालों के हवाले करते हैं और गांव वालों से उसकी 4 लोगों की जमकर पिटाई करवाते हैं, उनके होश खराब करवा देते हैं और उनसे सारी सच्चाई एसपी साहब उगलवा लेते हैं। अब उसके बाद में जब गांव वालों को ये पता चलती है कि ये कोई बूढ़ा व्यक्ति भिखारी या फिर कोई पागल व्यक्ति नहीं है बल्कि ये एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो ये बात समझ जाते हैं। लेकिन उस समय तो एसपी साहब उन्हें कुछ नहीं बताते हैं गांव वालों के लिए। फिर भी गांव वाले एसपी साहब का पैर पकड़कर धन्यवाद करते हैं, दिल से उनका सम्मान करते हैं और बहुत ही ज्यादा उन्हें इज्जत सम्मान देते हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। फिर एसपी साहब जो होते हैं उन 4 मवालियों को, गुंडों को उठा करके अपने लॉकअप में डलवा देते हैं और उनकी जमकर पिटाई लॉकअप में भी बहुत करवाते हैं। उसके बाद में जब उन गुंडों की पिटाई होती है तो गुंडे सारा राज उगल देते हैं और एसपी साहब सारे सबूत इकट्ठे करके उन दरिंदों तक पहुंचते हैं जो उनसे किडनैपिंग करवा रहे थे और लड़कियों का देह व्यापार करवा रहे थे। वो वहां तक पहुंचते हैं तो जो लड़कियां गायब होती उन्हें भी सेफ एसपी साहब घर वापस ले आते हैं। उस गांव में जिन जिन की बेटियां थी उन्हें वापस कर देते हैं। और आपका ये काम देखकर जो एसपी साहब ने इतना जाबाज ऑफिसर का एक मुकाम हासिल किया था और उन्होंने एक अच्छा कार्य करके दिखाया था, तो उन्हें भी बड़े बड़े अधिकारी उन्हें कांग्रेचुलेशन देने आ रहे थे, उन्हें धन्यवाद करने आ रहे थे और उन्हें बहुत सारी बधाइयां दे रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसे ही हमारे देश में पुलिस ऑफिसर होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सख्त हो और ईमानदार ऑफिसर हो और जो भी कोई केस हो उसकी तह तक जाए और उसे पूरा करके दिखाए। अब बड़े बड़े डीआईजी वगैरह जो होते हैं, कमिश्नर वगैरह, वो उन्हें बहुत बधाइयां दे रहे थे। अब इधर सीएम का भी एसपी साहब के पास फोन आता है तो वो भी उन्हें बहुत ज्यादा बधाइयां देते हैं, शाबाशियां देते हैं, उनकी इस मेहनत पर बहुत ज्यादा खुश थे सीएम। तो एसपी साहब भी बहुत खुश हो जाते हैं और जैसे ही ये खबर
एसपी साहब की अखबारों में छपती है तो एसपी साहब के माता पिता तक पहुंचती है, तो एसपी साहब के जो माता पिता थे वो भी अपने बेटे पर बहुत नाज करते हैं, बहुत गर्व करते हैं कि आखिर बेटा हो तो ऐसा जो देश के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे बेटे ने जिस दिन से वर्दी पहनी है उस दिन से मेरे बेटे ने केवल ईमानदारी का ही काम किया है, हमेशा एक नेकी पर चला है। उसने आज तक अपनी वर्दी की आड़ में कोई भी नाजायज फायदा नहीं उठाया है। अब इधर एसपी साहब के माता पिता थे वो भी बहुत खुश थे, वो भी अपने बेटे से फोन पर बहुत बधाइयां दे रहे थे। तो एसपी साहब के लिए बिल्कुल आसमान पर बिठा दिया था, उनके लिए बहुत ही ज्यादा सभी लोग धन्यवाद कर रहे थे और एसपी साहब को पूरा गांव धन्यवाद करने बार बार आ रहा था। अब एसपी साहब ने ये काम करके दिखाया तो सारे गुंडों के लिए उन्होंने लॉकअप में डलवा दिया और उनके खिलाफ बहुत सारी जांचें बिठाई और जांच बिठाने के बाद में उनके ऊपर मुकदमा चले उनके और उन सारे गुंडे मवालियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुए। मुकदमा दर्ज होने के बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, फिर उनके लिए सजा बोली गई और सारे गुंडे जो थे, जो गैंग रेपियो थे, जो गैंगरेस्ट थे, वो सभी सलाखों के पीछे थे और एसपी साहब अपनी ड्यूटी बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभा रहे थे। अब एसपी साहब उन्हें सब जेल के अंदर डलवा के वो अपनी ड्यूटी पर फिर आ जाते हैं और अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभाने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य देना, क्या जो एसपी साहब ने किया था उस गांव के लिए वो सही किया गलत किया, अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य दे सकते हैं। तो आप भी इस कहानी से समझ गए होंगे कि एसपी साहब ने कितना अच्छा काम किया। बिल्कुल आपकी ये कहानी है बिल्कुल दिल को छीन लेने वाली है। एसपी साहब ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो हम आपको मिलेंगे, इसीलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कर दें। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसे ही इमोशनल कहानियां हम आपको सुनाते रहें और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मेरी कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी को परेशान करना है, बल्कि मेरी कहानी का मतलब है केवल आपको जागरूक करना, सतर्क करना, क्योंकि मेरी इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। ये मेरी कहानी आपको जरूर कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान करेगी। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।